खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश तालनिया। और अपन ने जो मेगा सीरीज स्टार्ट की है बायोलॉजी के लिए, आज अपन वो उसके लिए पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। जूलॉजी का जो पोर्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबसे पहले अपन वो पढ़ेंगे। और उसके अंदर भी सबसे पहले अपन जो उसका पहला चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का क्या मीनिंग है, या फिर पाचन क्या होता है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स फूड होता है, इसका मतलब अपन जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो लार्ज पार्टिकल होते हैं, बेसिकली बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो बड़े पार्टिकल होते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं, और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब अपन जो खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन। मतलब अपन जब खाना खाते हैं वो बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं जटिल पोषक पदार्थ। अपन जटिल पोषक पदार्थ खाते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स फूड अपन इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन रोटी वगैरह खाते हैं उसके अंदर फैट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट फूड हो गया, या फिर जटिल पोषक पदार्थ हो गया। फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कन्वर्ट होगा सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड। मतलब वो जो लार्ज पार्टिकल्स थे जो अपन ने लिए, वो सिंपल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उन सिंपल फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्बेबल सिंपल फूड पार्टिकल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो लार्ज पार्टिकल अपन ने लिए वो बेसिकली डाइजेशन के द्वारा छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स बने हैं वो एब्जॉर्ब करने योग्य होने चाहिए, ठीक है। फिर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन किस में होता है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर उनका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं ब्लड अपने पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी टिश्यू तक पहुंचता है। तो वो जो ब्लड है वो बेसिकली इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर, जिनका डाइजेशन हुआ है उनको लेकर बेसिकली कहाँ पर पहुंच जाएगा, टिश्यू और सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। रीच इनटू टिश्यू एंड सेल, टिश्यू एंड सेल तक पहुंच जाएगा। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो पोषक पदार्थ जो हैं, जो कि टिश्यू और सेल्स तक पहुंच गए, अब वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, टिश्यू या फिर जो सेल्स है उसको पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जो है क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। देखिए, जो सेल्स अपनी ग्रोथ करती है या फिर अपना शरीर जो है ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसके लिए पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ करने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये काम में आते हैं, जिससे क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी, टिश्यू की ग्रोथ होगी, जिससे अपने शरीर की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इससे अपनी ग्रोथ होगी। इसके अलावा कोई सेल है जो कि डैमेज हो गई, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने के काम में भी आती है। तो रिपेयर ऑफ सेल और ग्रोथ ऑफ सेल, तो ग्रोथ करेगा और रिपेयर करेगी सेल की कौन, जो न्यूट्रिएंट्स अपने लिए हैं, जो कि जिनका एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो सरल जो पोषक पदार्थ हैं, सरल पोषक पदार्थ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो टिश्यू सेल तक पहुंचेगा, और फिर सेल में पहुंचकर जो सेल्स रिपेयर करेगा। इसके अलावा शरीर की ग्रोथ के अंदर भी सहायता करेगा, ठीक है। तो ये होता है डाइजेशन, पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके अलावा टिश्यू तक पहुंच जाएगा, और टिश्यू में पहुंचने के बाद में वो ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डाइजेशन। अब देखिए, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन चैप्टर का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब देखिए होता है कि जब भी कई सारी चीज़ें आपस में मिलकर काम करती है तो उसको अपन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर भी डाइजेशन के अंदर कई सारी चीज़ें मिलकर काम करेगी, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, सिस्टम, तंत्र, पाचन तंत्र। अब देखिए, ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र जो है
दो चीज़ों से मिलकर बेसिकली बना हुआ होता है, दो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। क्या क्या होता है? देखिए, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको अपन बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, इनसे एंजाइम वगैरह सीक्रेट होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर क्लोज होती है? देखिए, इसका जो स्टार्ट पॉइंट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है माउथ, मतलब अपन जहाँ से भोजन इंजेस्ट करते हैं माउथ, वो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है। इसके अलावा इसका जो एंड पॉइंट जो होता है वो अपन कह सकते हैं एनस, जिसके द्वारा जो फिकस है वो बाहर निकलता है एनस के द्वारा। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली कई सारी ग्लैंड्स आती हैं, जिसमें मुख्यतः 3 ग्लैंड होती हैं, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, मतलब 3 प्रकार की ग्रंथियाँ इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड जो कि लार प्रोड्यूस करती है, लारीय ग्रंथियाँ। दूसरी होती है लीवर, तीसरा होता है पेनक्रियाज। ये बेसिकली 3 ग्रंथियाँ हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगी। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अपन पहले डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। देखिए, अपन एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही काम में आता है। एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी। पहले लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। राजस्थान बोर्ड का कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की बुक पढ़ सकता है। सेम ही चीज़ है एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों में। देखिए, अपन पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल। आहार नाल पढ़ेंगे पहले अपन। ठीक है, देखिए आहार नाल में अपन ने क्या पढ़ा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, माउथ। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं। इसका एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि अपन देख लेते हैं। ये माउथ था, उसके बाद फेरिंग्स आता है, बाद में इसोफेगस और ये स्टमक लिखेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है ड्यूडेनम। और ये होती है जेजुनम इलियम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो अपन ने इसको ऐसे कर दिया। फिर होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कॉलन है, और कॉलन फाइनली ये एनएस में ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, मतलब यहाँ से इसका स्टार्ट होगा और यहाँ पर इसका एंड होगा। पूरी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, एलिमेंट्री ही कैनाल है। अपन ने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, माउथ। पढ़ा था अपन ने, माउथ। ठीक है, इसके बाद में होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स के बाद में ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इसको अपन बोलते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस जिस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है इसको बोलते हैं अपन स्टमक अमाशय। ठीक है, फिर स्टमक जिस पार्ट में ओपन होता है इसमें, इसको बोलते हैं अपन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है, इसके बाद में ड्यूडेनम से आगे जो कोई स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं जेजुनम और इलियम।
जेजुनम, और आगे इसको इलियम, ILEUM, इलियम। ठीक है। अब देखिए इलियम जो है वो इसमें ओपन होगा, इसको अपन बोलते हैं पहले सिक्कम। ठीक है, सिक्कम के ऊपर ये जो पार्ट जा रहा है इसको अपन बोलते हैं कोलोन। ये जो है इसको भी कोलन बोलते हैं, और ये जो नीचे पार्ट जा रहा है इसको भी कोलन बोलते हैं, और यहाँ पर कोलन का एक लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो कोलन के बेसिकली 4 पार्ट हो जाएंगे, एक ये पार्ट, एक ये बड़ा पार्ट, और एक जो नीचे जा रहा है ये पार्ट, और एक यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, वो अपन देखेंगे। फिर इसमें होता है लास्ट में रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्ट फूड है वो स्टोर होता है। ठीक है, मलाशय। फिर लास्ट में होता है एनस, जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बेसिकली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपनी स्ट्रक्चर है ये है एलिमेंट्री कैनाल की, आहार नाल की। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले माउथ से भोजन जाएगा फेरिंग्स में। ठीक है, और फेरिंग्स से जो भोजन है ये फूड पाथवे है, यहाँ जाएगा पहले भोजन, फिर फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस से जो भोजन है वो दिख रहा है अपन को स्टमक में आएगा। ठीक है, और स्टमक से जो भोजन है वो कहाँ पर आएगा? ड्यूडेनम में। ठीक है, फिर ड्यूडेनम से आगे जाएगा, ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर जो अपन को दिख रही है वहाँ पर जाएगा, मतलब जेजुनम और इलियम में जाएगा। फिर जो भोजन है यहाँ पर सिक्कम, सिक्कम से कोलन, कोलन से रेक्टम, और रेक्टम से एनस से होता हुआ बेसिकली जो फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये नहीं है कि यहाँ पर अपने जो फूड पार्टिकल लिया, ये फूड पार्टिकल मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये नहीं है कि जो यहाँ पर अपने जो फूड पार्टिकल लिया वही बाहर निकलेगा, वही फाइनली बाहर निकलेगा। देखिए जो अपने फूड पार्टिकल लिया है इसका बेसिकली बीच में जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाइजेशन होगा, इसका पाचन होगा। जैसे ये लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़ा पार्टिकल है, तो इसका शरीर में पाचन होगा, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, फिर वो ब्लड में पहुँचेगा एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और फिर वो टिश्यू तक पहुँचेगा, सेल्स तक पहुँचेगा। ठीक है, तो फिर जिस पार्ट का पाचन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, या फिर अपन बोल सकते हैं जो अनडाइजेस्ट पार्ट रह गया, ठीक है, वो पार्ट बेसिकली बाहर निकलेगा एनएस के द्वारा। ठीक है, ये हो गया अपना एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें अपन थोड़ी 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम में आएगा। देखो आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इससे आपको एनसीईआरटी जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसोफेगस से भोजन कहाँ पर आएगा? स्टमक में आएगा। ठीक है, अब स्टमक से जो भोजन है वो बेसिकली वापस इसोफेगस में नहीं चला जाए, मतलब अपन जो भोजन लेते हैं पेट में जाएगा, पेट में जाने से वापस वो बाहर नहीं आ जाए, ऊपर नहीं आ जाए, मतलब उल्टी, जिसको हम बोलते हैं वोमिटिंग, वो नहीं हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेसिकली एक स्पिंक्टर होता है। क्या होता है? स्पिंक्टर, जो कि भोजन को वापस आने से क्या करता है? रोकता है। इस स्पिंक्टर को अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, स्पिंक्टर का मतलब होता है जो कि भोजन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है, वापस से पीछे नहीं जाए। और इसका नाम इजीली याद हो जाएगा, इसोफेगस और स्टमक के बीच में है, तो नाम ही हो गया गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो क्या होता है? देखिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर स्टमक को ही अपन गैस्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में हो जाएगा ये स्पिंक्टर, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। इसके बाद में जो स्टमक है वो किसके अंदर ओपन होगा?
ड्यूडेनम में। तो यहाँ पर भी बेसिकली एक स्फिंक्टर होता है जो कि ड्यूडेनम से भोजन को वापस स्टमक में जाने से रोकता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए, जब अपन स्टमक डिटेल से पढ़ेंगे, अमाशय डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसका जो लास्ट पार्ट जो होता है उसको अपन पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है। अब पाइलोरस जब ड्यूडेनम में ओपन होगा तो पाइलोरस में स्फिंक्टर होता है, उसको बोल देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि क्या करेगा कि जो भोजन का जो बैक फ्लो है वापस ड्यूडेनम से ये स्टमक में नहीं चला जाए, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर क्या है, ड्यूडेनम के बाद में क्या आता है, जेजुनम, इलियम, इलियम कोइल। ये जेजुनम और इलियम कोइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, ये तीनों बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, छोटी आंत्र के पार्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, वो बेसिकली किस में ओपन होगा, सिक्कम में ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली एक वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व होता है, ये इसके अंदर ओपन होगा। यहाँ पर एक वाल्व होता है, उसको अपन बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या बोलेंगे, इलियम और सिक्कम के बीच में है, इसलिए वही नाम हो जाएगा इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जो भोजन का जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, एक तो अपन ने पढ़ा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक का जो लास्ट पार्ट है और ड्यूडेनम जो है उसके बीच में होता है। और तीसरा अपन ने पढ़ा कि जो इलियोसिकल वाल्व, इलियम और सिक्कम के बीच में जो वाल्व होता है वो इलियोसिकल वाल्व होता है। ये अपन ने तीसरा पढ़ा। ठीक है, अब देखो ये तीनों हो गए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर ये सब कुछ थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर ये दिखा रहा हूँ, जिस कारण आपको याद रहेगा, समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा। जबकि एनसीईआरटी से आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी से इतना याद नहीं रहता। जब आपको डायग्राम पहले समझा हुआ होता है तब थ्योरी इजीली याद हो जाएगी। इसलिए आपको डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, जिस कारण डायग्राम याद होगा तो आपको थ्योरी पढ़ते ही पूरी समझ में आ जाएगी। बाकी थ्योरी इजीली समझ में नहीं आती है। एनसीईआरटी की जो थ्योरी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो डायरेक्ट समझ में नहीं आती। इसलिए आपको डायग्राम याद करना है, उसके बाद में आपको जब थ्योरी पढ़ोगे तब आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। इसलिए पहले आप डायग्राम याद करो। इसलिए चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये हो गया अपना। इसको अपन रिमूव कर देते हैं, इसको अपन ने रिमूव कर दिया। ठीक है, देखिए अपन ने एक पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। ठीक है, और दूसरा अपन ने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, बड़ी आंत। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, अपन ने पढ़ा कि जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब यहाँ से ड्यूडेनम से छोटी आंत स्टार्ट होती है। तो इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है जेजुनम और इलियम, ये इसी का पार्ट है। तो जेजुनम और इलियम हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 पार्ट हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में क्या आ जाएगा, जब इलियम है वो कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर अपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो क्या थी, सिक्कम। तो सिक्कम से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं।
कौन कौन से? पहला होता है सिक्कम, ठीक है। दूसरा अपन ने ये जो कोलन पढ़ा, अपन ने पढ़ा 1 2 3 और ये 4 पार्ट होते हैं कोलन के, ठीक है। तो कोलन पढ़ा अपन ने, इसके जो पार्ट हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है। और फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा यहाँ पर रेक्टम, जिसके अंदर जो अनडाइजेस्ट फूड है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वो जो पार्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है रेक्टम। तो ये 3 पार्ट बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गए और 3 पार्ट ही बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के हो गए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखते हैं अपन, ये हो गया 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट उसके। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी साइज बेसिकली, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो ज़्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो क्या होती है? छोटी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ किसकी तुलना में बड़ी होती है? ऑब्वियस लार्ज की तुलना में बड़ी होगी। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ किसकी तुलना में छोटी होती है? स्मॉल की तुलना में होगी, ठीक है। अब देखिए साइज़ का हो गया। अब देखिए इसकी साइज़ बड़ी है फिर भी इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? स्मॉल इसलिए कहते हैं, स्मॉल इसलिए कहते हैं इसको, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ छोटी होती है, ठीक है। जबकि फिर इस साइज़ बड़ी है फिर इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर जो है, डायमीटर वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। किसकी तुलना में? लार्ज की तुलना में। और जो लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? स्मॉल की तुलना में, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 लार्ज के हो गए। फिर स्मॉल की साइज़ बड़ी होती है, लार्ज की साइज़ छोटी होती है। स्मॉल का डायमीटर कम होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको डिसेक्शन करवाएंगे एब्डोमेन का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है। ये बात हो गई स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की। अब देखिए ये जो अपन ने क्या पढ़ा सिक्कम, और सिक्कम के साथ ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटी सी अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, इसको अपन कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? ये बेसिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बारे में 3-4 पॉइंट हैं जो कि अपन को याद करने हैं। क्या है? पहली चीज़ है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि एक अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक का मतलब अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि सिक्कम के साथ जुड़ी हुई होती है। अपन ने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है क्या होता है? हाँ, इलियम, ठीक है। इलियम किस स्ट्रक्चर में ओपन होता है? हाँ बोलो। लार्ज इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिक्कम, उसमें ओपन होता है और वहाँ पर जुड़ी हुई होती है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, अपेंडिक्स। कनेक्ट विद, अपन ने देखा किसके साथ ये कनेक्ट होती है? सिक्कम के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो है ये बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है अवशेषी अंग, हिंदी में इसको बोलते हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। देखिए होता क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर जो अपने शरीर में तो है लेकिन वो कोई काम की नहीं है, ठीक है। इसलिए यदि अपन उसको हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो कोई काम की नहीं है, इसलिए उसको हटा दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण एब्डोमेन में पेन होता है। इसका
सॉल्यूशन क्या है कि एब्डोमेन के अंदर जो अपेंडिक्स जो है, छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जो अपेंडिक्स है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको अपन अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसका जो पेन होता है तब इसको अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, सर्जरी के द्वारा, जिसके कारण जो पेन हो रहा था वो फिर नहीं होगा। ये बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम का तो है नहीं, इसलिए हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने आज पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एनस, वो माउथ से, कहाँ पर कंप्लीट होती है, एनस से। ठीक है, अपन ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, उसका डायग्राम देखा, विभिन्न स्ट्रक्चर थी अपन ने वो देखी। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने उसमें जो स्प्रिंक्टर्स थे, उसमें वाल्व थे, वो पढ़े। और उसके बाद में फाइनली अपन ने सिक्कम के साथ जुड़ी हुई जो छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वो पढ़ा। अब अपन एक बार फूड पाथवे देख लेते हैं। फूड पाथवे मतलब कि जो भोजन है उसका पाथवे क्या रहेगा, कहाँ से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, पहले किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा, ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ पर, माउथ से अपन ने भोजन लिया। ठीक है, फिर माउथ से कहाँ पर गया वो, फेरिंग्स, देखा अपन ने फेरिंग्स में गया था। फेरिंग्स से वो कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। इसोफेगस में भोजन गया था। डायग्राम देखना, जो नहीं याद है तो पीछे करके देख लेना। डायग्राम में जो अपने डायग्राम में शो किया था वही थ्योरी है। ठीक है, तो इसोफेगस में भोजन आ गया। इसोफेगस से जो भोजन आने के बाद में कहाँ पर जाता है, स्टमक में या फिर अमाशय में। ठीक है, स्टमक से भोजन कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। ड्यूडेनम के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इलियम से भोजन कहाँ जाएगा, सिक्कम में। सिक्कम में अपन क्या पढ़ा कि सिक्कम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होती है, और इसके साथ एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जुड़ी हुई होती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और जो ड्यूडेनम जो है वो क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और जो सिक्कम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सिक्कम के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, कॉलन। कॉलन के बेसिकली 3-4 पार्ट थे। ठीक है, ये भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे थोड़ा। कॉलन के बाद में जो भोजन है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम से आगे जो फूड है वो एनएस के द्वारा बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अपन ने क्या देखा कि इसोफेगस से जब भोजन स्टमक में आता है तो यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है। ठीक है, और इस स्पिंक्टर को अपन ने क्या नाम दिया था, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, GOS। ठीक है, इसके बाद में स्टमक का जो लास्ट पार्ट था, पाइलोरस, वो जब ड्यूडेनम में ओपन होता है तो वहाँ पर भी एक स्पिंक्टर था, जिसको अपन ने नाम दिया पाइलोरिक स्पिंक्टर।
ठीक है। बाद में इसका जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये जो तीनों हैं ये बेसिकली किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट हैं, ठीक है। फिर इलियम क्या है? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। जेजुनम, ये सिक्कम क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिर सिक्कम से कोलन, कोलन सेकंड पार्ट है, और फिर रेक्टम, रेक्टम क्या है? थर्ड पार्ट है, और फिर एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो अपन ने एक तो पढ़ लिया ये स्फिंक्टर, और एक ही स्फिंक्टर, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है वहाँ पर भी एक अपन ने वाल पढ़ा था, उसको अपन ने नाम क्या दिया था? इलियोसिकल वाल। देखिए इलियम और सिक्कम के बीच में है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? इलियोसिकल वाल, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे होता है फूड पाथवे। भोजन यहाँ से लेकर इस प्रकार से जाता है। अब अपन आगे भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। जो अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखो, उसको ढंग से समझो। जो डायग्राम वगैरह है, फ्लो चार्ट वगैरह जो है, उसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर आप बोल सके कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, राजस्थान बोर्ड की स्टूडेंट है वो राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़े, कंप्लीट समझ में आएगी। अपन कहीं बाहर नहीं जा रहे एनसीईआरटी से, कंप्लीट एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी समझ में आएगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। चाहे नीट का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड में जो थ्योरी वाले हैं वो हो, ठीक है। तो अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें अपन इसके आगे का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, स्कूल ओपन नहीं हो रही, एग्ज़ाम आने वाली है, नीट की प्रिपरेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक होगा, ठीक है। उसके लिए ये एक रामबाण साबित होगा। तो आप उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।